এখন ভারত হৃদয় সম্রাট আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে আর একটি পাঠ্যবস্ত্র দিয়ে সম্মান জানাচ্ছেন জেলা সভাপতি এবং আমাদের আসানসোল জেলার এমপি এবং মন্ত্রী श्री बाबुल सुप्रियो महाशय। आप लोगों को पहले ही बताया था कि सूरज की गर्मी से और यहाँ की सरकार की शोषण की गर्मी से जो गर्मी हमारे दिल में था, आज चांदनी रात में बहुत खूबसूरत सभा होने वाला है। चारों तरफ से हवा आ रही है और वो हवा हमारे साहब मोदी साहब का हवा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज वो दोबारा यहाँ पे, दोबारा नहीं तीसरी बार यहाँ पे आए और हम सबके तरफ से ये उनको मैं पहनाने जा रहा हूं। आप जोरदार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, आप लोगों का भी स्वागत है। आप और प्रधानमंत्री जी के बीच में और लंबा करना नहीं चाहता हूं, सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं। बंगाल जो है क्रांतिकारियों का जगह था, यहां से भारत माता की जय का नारा यहां से निकला था और आज यहां भी ऐसा भी लोग हैं जो बोलना शुरू किया है कि भारत माता की जय क्यों। एक बार तीन बार मेरे साथ दीजिए आप लोग, फिर प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सब सुनेंगे। भारत माता की, ये आवाज तो दिल्ली तक भी जाना चाहिए जोर से। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और आप सबके प्रिय श्री बाबुल सुप्रियो जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान सुरेश पुजारी जी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्षा बहन श्रीमती कृष्णा भट्टाचार्य जी, भाजपा जिला अध्यक्ष आसनसोल श्रीमान तपस कुमार रॉय, प्रदेश कार्यकारी सदस्य एवं जिला पर्यवेक्षक श्रीमान शुभ नारायण सिंह जी, श्रीमान सुधीर गुप्ता जी, श्रीमान प्रताप बैनर्जी जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जितेंद्र चटर्जी, दुर्गापुर से श्रीमान अखिल मंडल, दुर्गापुर पश्चिम से श्रीमान कल्याण दुबे, रानीगंज से श्रीमान मनीष शर्मा, जमूरिया से श्रीमान संतोष सिंह, आसनसोल दक्षिण से कर्नल दीप्तांशु चौधरी, आसनसोल उत्तर से श्रीमान निर्मल कर्माकर, कुल्टी विधानसभा से डॉक्टर अजय पोद्दार, बाराबानी से श्रीमान अमल रॉय और विशाल संख्या में पधारे हुए आसनसोल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
আমার প্রিয় ভাই और বোনেরা, আসানসোলে আবার আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আপনাদের এমপি কে আমি মন্ত্রী করে কথা রেখেছি, কথা দিলাম আসানসোলকে সুন্দর করে গড়ে তুলব। भाइयों बहनों, आज मैं सुबह से पश्चिम बंगाल में दौरा कर रहा हूं। टीवी पे आता है कि इस बार जून महीने में जो गर्मी पड़ती है वो गर्मी अप्रैल महीने में शुरू हो गई है, और इतनी भयंकर गर्मी के बीच भी पश्चिम बंगाल में चुनावी गर्मी है। और इतनी भयंकर गर्मी में ये जो मैं उत्साह उमंग देख रहा हूं, दिल्ली में बैठ करके किसी को अंदाज नहीं आ सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का मिजाज क्या है, यहां के लोगों का इरादा क्या है। भाइयों बहनों, मैं जहां जहां गया हूं, मैंने ऐसा उमंग उत्साह पश्चिम बंगाल में पहले कभी देखा नहीं था। मैं आज आसानसोल के भाइयों बहनों से एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? मैं आसानसोल के भाइयों बहनों से एक शिकायत करूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? मुझसे नाराज नहीं हो जाएंगे ना? बोलो। जब 2014 में लोकसभा का चुनाव था, मैं खुद प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था और इसी मैदान में आया था। उस समय तो आधी भीड़ भी नहीं आई थी, आज इतनी डबल कैसे कर दी भाई? मैं खुद लड़ रहा था, तब तो आधे लोग आए थे, और आज पश्चिम बंगाल का भविष्य तय करने के लिए आप जो उमंग उत्साह दिखा रहे हैं, ये मेरी शिकायत नहीं है, आपका अभिनंदन है। भाइयों बहनों, लेप वाले और टीएमसी वाले और उनके पीछे पीछे भाग रही कांग्रेस वाले, आने वाले दिनों में ये सभा देखने के बाद सोचेंगे कि पूरे बंगाल में से कौन से गुंडे हैं जिनको आसानसोल भेजा जाए, कहां से चुन चुन करके गुंडों को यहां लाया जाए ताकि ये लोग मतदान न कर सके, गफलेबाजी हो, हिंसा हो,
ये सभा, ये माहौल दीदी की भी नींद खराब कर देंगे और लेफ्ट और सोनिया जी की भी नींद खराब कर देंगे। भाइयों बहनों, आप लोगों ने पूरे पश्चिम बंगाल को एक संदेश दिया है, ये ताकत दिखा करके कि अब पश्चिम बंगाल इन दोनों से मुक्ति चाहता है, दोनों से मुक्ति चाहता है। क्या मिला पश्चिम बंगाल को मेरे भाइयों बहनों, क्या मिला? चौंतीस साल तक लेफ्ट वालों ने बंगाल की जो प्रतिष्ठा थी, बंगाल की जो ग्लोरी थी, उसको मिट्टी में मिला दिया। और बाद में दीदी आई, दीदी ने कहा था मां, माटी और मानुष। मां, माटी और मानुष। आप बैठिए भैया, आप बैठिए, बाबुल जी आप बैठिए, चिंता मत कीजिए। यहां ये जो नौजवान है, देखिए मैदान छोटा पड़ गया है, आप आगे आ नहीं सकते, प्लीज वहीं रुक रहिए। वहां पत्रकार मित्र खड़े हैं, उनको परेशान मत कीजिए। आसनसोल के लोग तो बड़े समझदार हैं भाई। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मैं आपका बहुत आभारी हूं, लेकिन मैदान छोटा पड़ गया है, आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। भाइयों बहनों, मां, माटी और मानुष, ये वादा किया था आपको, ये वादा किया था, लेकिन हमने 5 साल हर दिन क्या देखा? मां, माटी और मानुष नहीं देखा, हमने तो देखा मौत का कारोबार। हमने तो देखा मनी का कारोबार। मां, माटी, मानुष ने मौत और मनी के खेल खेलने के लिए पश्चिम बंगाल को तबाह कर दिया भाइयों बहनों। और इसलिए आप लोग शांति रखिए, तभी मैं बोलना शुरू करूंगा, वरना मैं खड़ा हूं। आप तय करिए, मैंने पहले ही कहा जगह नहीं है, आप आगे बढ़ नहीं सकते। आप वहां शांति से रुकने वाले हो? हां बोलो तो मैं बोलना शुरू करूं। मेरी पत्रकार मित्रों से भी प्रार्थना है, पत्रकार मित्रों से मेरी प्रार्थना है, पुलिस के मित्र, पुलिस के जवान,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के गरीबों के साथ धोखा किया गया, आप मुझे बताइए, आप शारदा चिट फंड को भूल सकते हैं क्या? आसनसोल के नागरिकों के भी पैसे गए हैं कि नहीं गए हैं? गरीबों के पैसे डूबे कि नहीं डूबे? ये पाप करने वाले जेलों में होने चाहिए थे कि नहीं? दीदी ने ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए थे कि नहीं? उन्होंने उन पर मेहरबानी की कि नहीं की? मेहरबानी की कि नहीं की? आप मुझे बताइए, जो गरीबों का धन लूट लेते हैं, अगर उन पर मेहरबानी करने वाली सरकार है तो उस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? हमेशा हमेशा लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाइयों बहनों, गरीब के पैसे लूटने के लिए शारदा चिटफंड जैसी योजनाएं देश में ऐसी फैली और गरीब बेचारा कुछ सपने लेकर के पैसे रखता था, बेटी की शादी करवाने के लिए पैसे रखता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे रखता था, लेकिन इन लुटेरों ने गरीबों के पैसे जमा कर लिए, हजम कर लिए और गरीब को बेघर बना दिया। भाइयों बहनों, जब अच्छी सरकार होती है, ईमानदार सरकार होती है, तो गरीबों के लिए कैसी योजना बनाती है आप देखिए। इन्होंने चिटफंड चलाया, हमने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर के आए। उन्होंने चिटफंड के नाम से गरीबों से पैसे पड़ाए, हमने बिना पैसे प्रधानमंत्री जनधन खाते खोल दिए और गरीबों को मुफ्त में अकाउंट खोलने की व्यवस्था कर दी। हमने गरीबों को कहा कि आपको 1 रुपये कार्ड मिलेगा। इन रुपये कार्ड से कभी आपके परिवार में संकट आ गया तो उसमें 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी होगा, परिवार के लोगों को 2 लाख रुपए मिल जाएगा। अनेक लोगों को मिला। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा हमने हिंदुस्तान के करोड़ों करोड़ों गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। इन्होंने क्या किया? शारदा चिटफंड चलाया और ये उड़ीसा हो, आसाम हो, बंगाल हो, इसने वहां के कोई गरीबों को छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, जिन्होंने गरीबों को लूटा है, क्या वो लोग ये चुनाव जीत सकते हैं क्या? ये घर जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ऐसे लोगों को चुन चुन करके साफ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज से आप आग्रह करने आया हूं, जो लोगों ने गरीबों की पेट पर लात मारी है, ऐसे लोगों को इस चुनाव में एक पल के लिए भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। भाइयों बहनों, 34 साल तक बंगाल में लेप वालों की सरकार रही और लेप वालों ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया। दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप 5 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने चुनावों में लेप के खिलाफ क्या क्या बोला था, वो जरा वीडियो निकाल करके सुन लो, पता चल जाएगा कि लेप वाले क्या करते थे। और ये अजूबा देखो, कांग्रेस वाले
लेफ्ट का कुर्ता पकड़ करके चल पड़े। जिस कांग्रेस पार्टी ने केरल में पहली लेफ्ट की सरकार चुनी थी, पंडित नेहरू के जमाने में धारा 356 लगा करके उसको भंग कर दिया था। जिस कांग्रेस को लेफ्ट के प्रति इतनी नाराजगी और गुस्सा रहता था, आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी लेफ्ट के चरणों में जाकर के बैठ गई है भैया। देखिए, ये जनता जनार्दन जब देती है तो छप्पर फाड़ करके देती है, लेकिन ये जनता जनार्दन लेती है ना तो कूड़े कचड़े के साथ साफ कर देती है, कुछ बचने नहीं देती। एक जमाना था ये कांग्रेस पार्टी 400 से भी ज्यादा लोगों को लेकर के पार्लियामेंट में बैठती थी। ये जनता का गुस्सा ऐसा फटा वो 40 पर आ गए, 40 पर आ गए। आज वो कांग्रेस की हालत देखो, जीने मरने के लिए लेफ्ट के पास झुकना पड़ा है। और इनकी बेईमानी देखो। मुझे बताओ भाई, अगर आपका विचारधारा से झगड़ा है तो वो विचारधारा से झगड़ा अगर बंगाल में है तो केरल में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आपका कम्युनिस्टों के कारोबार से विरोध है तो केरल में भी झगड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वहां भी आमने सामने लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? ये कांग्रेस का कमाल देखो, ये बड़े कमाल के जादूगर हैं। केरल में वो कम्युनिस्ट पार्टी को गाली दे रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और बंगाल में कांग्रेस वाले कम्युनिस्टों को कंधे पर बिठा करके नाच रहे भाई। ये समझ नहीं आ रहा है कि केरल में कुश्ती और बंगाल में दोस्ती। इन पर भरोसा कर सकते हैं क्या? ये आपकी आंख में धूल झोंक रहे हैं कि नहीं झोंक रहे हैं? ये लोग बंगाल में एक भाषण करते हैं, केरल में दूसरा भाषण करते हैं। क्या उन पर भरोसा करना चाहिए क्या? भाइयों बहनों, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी आए दिन कांग्रेस को ऐसी गालियां देती है। कांग्रेस पार्टी कम्युनिस्टों को गाली देती है, कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को देते हैं। और बंगाल में कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी बहुत अच्छी है, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी है, कम्युनिस्ट कांग्रेस मिलकर भला करेंगे। आपको विश्वास है क्या? आपको भरोसा है क्या? ये लेफ्ट दोबारा आया तो बर्बादी आएगी कि नहीं आएगी? और मुझे बताइए, ये दीदी को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? दीदी को आराम करने का भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? अरे एक जमाना था, दीदी कभी भ्रष्टाचार की बात सुनती थी, वो घटनाएं लोग याद रखते हैं। जब उनका कोई साथी भ्रष्टाचार में नाम आता था तो दीदी कुर्सी उठा करके फेंक करके छोड़ करके चली जाती थी भ्रष्टाचार के खिलाफ। दीदी आपको क्या हो गया? ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया? दीदी आप तो पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ कुर्सियां फेंकती थी, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ रोड पर निकल करके लाठियां झेलती थी। आज नारद का इतना बड़ा स्कैंडल आ गया। टीवी कैमरा के सामने टेंडर किसको मिलेगा, टेंडर कैसा होगा, टेंडर कब निकलेगा,
और बदले में क्या मिलेगा, इसका सौदा होता है। नोटों की थप्पियां दी जा रही हैं, थप्पियां। सब कैमरा पर है। दीदी ने कोई कदम उठाया क्या? आवाज उठाई क्या? उनको पार्टी से निकाला क्या? इसका मतलब अब दीदी भ्रष्टाचार से एडजस्ट हो गई है। अब दीदी को बराबर ठीक लग रहा है कि हाँ यही ठीक रास्ता है। भाइयों बहनों, ये जो रुपये लूट करके देते लेते दिखाए गए हैं, ये रुपये किसके हैं? ये रुपये जनता के हैं कि नहीं है? ये रुपये जनता के हैं कि नहीं है? क्या ये चोरी लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये चोरी लूट बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, ये चुनाव एक मौका है कि ऐसा भ्रष्ट काम करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए राजनीति से विदाई कर देनी चाहिए। भाइयों, मैं कभी कभी सोचता हूं, ये टीएमसी है क्या? ये टीएमसी है क्या? 5 साल का जो कारोबार देखा है, बम बनाने की फैक्ट्रियां देखी है, बम बनाए जा रहे, बम मेड इन। मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूं। ये किसको मारने के लिए सैकड़ों बम पकड़े जाते हैं, बनाए जाते हैं। और इसलिए मुझे याद आता है 5 साल का कारोबार। टीएमसी का मतलब है टी फॉर टेरर। टीएमसी का मतलब है टी फॉर टेरर, एम फॉर मौत, सी फॉर करप्शन। ये टीएमसी का सीधा सीधा अर्थ 5 साल में निकल आया है कि टी का मतलब टेरर, एम का मतलब मौत, सी का मतलब करप्शन। आप तय कीजिए, आपको टेरर, मौत और करप्शन से बंगाल को बचाना है कि नहीं बचाना है। जब हम छोटे थे, लेफ्ट वाले बार बार चुनाव जीतते थे, तो हम लोगों से पूछते थे कि भाई ये क्या बात है, कैसे जीतते हैं। और मैं यहाँ कलकत्ता बहुत आया करता था, क्योंकि रामकृष्ण मिशन से मेरा जरा नाता ज्यादा था। तो मैं भी लोगों को पूछता था, तो समझदार लोग मुझे बताते थे कि साहब, यहां का जो चुनाव होता है ना, वो तो साइंटिफिक रिगिंग होता है। साइंटिफिक रिगिंग कर करके चुनाव जीता जाता है, ऐसा उस समय बताया जाता था। साइंटिफिक रिगिंग तो मैंने सुना था, लेकिन मैं दीदी के राज में देख रहा हूं साइंटिफिक करप्शन। साइंटिफिक करप्शन, टेंडर का कारोबार, टेंडर निकलने से पहले तय कर लेना। अभी कलकत्ते में करप्शन का भंडा फूट गया। ये विवेकानंद ब्रिज अनेकों की जिंदगी को तबाह कर गया। जिन्होंने अपने प्राण प्रिय लोग खोए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदना है। लेकिन दीदी, क्या मौत पर भी राजनीति करोगी? ब्रिज गिरा है, डेड बॉडी पड़े हैं, इंजर्ड लोग करा रहे हैं,
और दीदी, इनको बचाने के लिए क्या करना, इस अवस्था में मदद क्या करना, इस पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। तुरंत कहती है ये ब्रिज तो लेफ्ट वालों ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, पिछली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा दीदी आप बताओ, मान लो ये ब्रिज टूट न जाता और ये ब्रिज बन जाता, तो आप उद्घाटन करने जाती कि नहीं जाती? और आप ब्रिज बनाया है इस प्रकार की क्रेडिट लेने की कोशिश करती कि नहीं करती? अगर लेफ्ट वालों ने पाप किया, उस पाप को आपने आगे क्यों बढ़ाया? दीदी जवाब दीजिए। लेफ्ट वालों ने बुरा किया तो उस बुरे को आपने आगे बढ़ाया। मतलब पूरे पश्चिम बंगाल के मॉडल है, जो लेफ्ट वाले करके गए उसी को आगे चलाने का काम दीदी कर रही है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को लेफ्ट से भी मुक्ति चाहिए, दीदी से भी मुक्ति चाहिए भाइयों। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से टेरर का माहौल बनाया जाता है, अपने विरोधियों को खात्मा करने की कोशिशें होती है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र के प्रति आस्था का प्रतीक नहीं है। इस चुनाव में मैं हैरान हूं, क्या डिबेट चल रही है। लेफ्ट वाले कहते हैं कि ममता जी के राज में इतनी हत्याएं हुई, तो ममता जी कहती हैं आपके राज में इतनी हुई थी। लेफ्ट वाले कहते हैं ममता जी के जमाने में इतने बलात्कार हुए, तो ममता जी कहती हैं आपके जमाने में इतने बलात्कार हुए थे। लेफ्ट वाले कहते हैं ममता जी के राज में इतने कौमी दंगे हुए, तो ममता जी कहती हैं तुम्हारे राज में इतने दंगे हुए थे। लेफ्ट वाले कहते हैं कि ममता जी आपके राज में रास्तों का हाल ऐसा है, तो ममता जी कहती हैं आपके राज में रास्तों का हाल ऐसा था। ममता जी कहती हैं, मैं पूछना चाहता हूं भाई, क्या ये चुनाव में यही डिबेट चलेगा क्या कि ममता जी के समय कितनों पर रेप हुआ और लेफ्ट के समय कितनों पर रेप हुआ? ममता जी के समय कितने मरे और लेफ्ट के समय कितने मरे? ये ब्लेम गेम। अच्छा होता आप ये चर्चा करते कि लेफ्ट वालों ने 1000 किलोमीटर रास्ता बनाया था, दीदी ने 2000 किलोमीटर बना दिया। लेफ्ट वालों ने 50 स्कूल खोली थी, दीदी ने 200 स्कूल खोल दी। लेफ्ट वालों ने बच्चियों की भलाई के लिए ये किया था, तो दीदी ने बच्चियों की भलाई के लिए ये किया था। ये स्पर्धा होनी चाहिए थी, लेकिन स्पर्धा ये हो रही है कौन ज्यादा बुरा है, उसी की स्पर्धा चल रही है। आपको जानना होगा, दोनों एक दूसरे को बुरा कह रहे हैं, तो अच्छे की खोज करोगे कि नहीं करोगे? अच्छे की खोज करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों बहनों, 2 साल होने आए हमें। दिल्ली में हमारी सरकार बैठी है। आपने कभी आपके सांसद श्रीमान बाबुल सुप्रियो, जो आज मेरी सरकार में मंत्री है, महत्वपूर्ण मंत्री हैं, उन पे ऊपर एक भी आरोप सुना है क्या? कभी कांग्रेस वालों ने एक भी आरोप लगाया है क्या? कभी लेफ्ट वालों ने कोई आरोप लगाया है? दीदी ने कोई आरोप लगाया? 2 साल से हम बैठे हैं, एक भी पाप नहीं किया भाइयों बहनों, एक भी पाप नहीं किया। ऐसे सरकार चलाई जाती है। भाइयों बहनों, हमारी सभी समस्याओं का समाधान ये चुनावी खोखलीबाजी से नहीं होने वाला है। भाइयों बहनों,
मेरा 3 एजेंडा है और उन 3 एजेंडा पर मैं काम करना चाहता हूं। पिछले 2 साल से लगातार कर रहा हूं और पश्चिम बंगाल में आप हमें सेवा का अवसर दीजिए। ये 3 एजेंडा पर काम करने चाहता हूं। मेरा पहला एजेंडा है विकास। मेरा दूसरा एजेंडा है तेज गति से विकास। मेरा तीसरा एजेंडा है चारों तरफ विकास। भाइयों बहनों, हमारी हर समस्या का समाधान, हमारी हर समस्या का समाधान विकास में ही है। भाइयों बहनों, आप हैरान होंगे, दीदी ये देश आपसे जवाब मांगता है। ये पश्चिम बंगाल इतना प्यारा था, इतना प्रगतिशील था, इतना तेजस्वी था कि अंग्रेजों को भी कलकत्ते में आकर के अपना मुकाम करने का मन कर गया था। ऐसा शानदार जानदार कभी हमारा बंगाल हुआ करता था। बंगाल पूरे देश को दिशा दिखाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज उस बंगाल का हाल क्या कर दिया गया है। सुभाष बाबू के भतीजे भाई चंद्र बोस भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और दीदी ऐसी घबरा गई है, ऐसी घबरा गई है कि ये चंद्र बोस जब चुनाव लड़ रहे हैं तो कहीं दीदी का क्या होगा। और इसलिए दीदी ने क्या किया, ऐसा टेरर किया है कि कोई चंद्र बोस को पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए मकान देने के लिए तैयार नहीं। लोग डरते हैं साहब हम मकान देंगे तो कोई जला देगा, कहते वोट दे देंगे, वोट देंगे, लेकिन दीदी है तब तक हम आपको मकान नहीं दे पाएंगे, वरना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्या लोकतंत्र का ये नमूना है क्या? ये नमूना है क्या? भाइयों बहनों, आसनसोल ये सुंदर नगरी के रूप में कभी जाना जाता था जी। आज क्या हाल करके रखा है। अभी भारत सरकार पूरे देश में रेगुलरली एक कंपटीशन करती है, स्पर्धा करती है और जूरी निष्पक्षता से उसकी जांच करती है। इस 2016 के शुरू में इस देश के 73 सिटीज 73 शहरों का एक कंपटीशन हुआ, स्वच्छता को लेकर के, सफाई को लेकर के। 2 महीने का समय दिया गया कि आपको क्या क्या करना है। जूरी गई। भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा कि आपने ऐसी सरकार चुनी है, ऐसी सरकार चुनी है, ऐसे लोगों को बिठाया है कि इस 73 लोगों में जब स्पर्धा हुई तो आसनसोल का नंबर कौन सा आया मालूम है? कौन सा आया? 72 नीचे से दूसरा, ऊपर से नहीं। हिंदुस्तान के सबसे गंदे जो 2 शहर है उसमें एक नाम आसनसोल का आ गया। अरे दीदी, आपने ऐसा बना दिया आसनसोल को जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया आपने। यह आसनसोल औद्योगिक नगरी रही है, साफ सुथरा शहर होना चाहिए, लेकिन न पश्चिम बंगाल की सरकार को परवाह है, न यहां बैठे हुए लोगों को परवाह है। उनको तो टेंडर निकालो और कैमरा के सामने लाओ, यही उनका काम है भाई।
और इसलिए मैं कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, यहां इन दोनों से मुक्ति का मंत्र लेकर के इस चुनाव के अंदर आप भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल स्वीकार करें, दिल्ली पूरी ताकत लगाएगा और जितनी बुराइयां पिछले 40-50 साल से परेशान कर रही है उसको निकालने के लिए मैं भी कंधे से कंधा मिला करके काम करूंगा। पश्चिम बंगाल में मैंने कहा ना, पश्चिम बंगाल में जैसे साइंटिफिक रिगिंग होता है वैसे साइंटिफिक करप्शन होता है। सिंडिकेट ये सिंडिकेट के नाम पर सारा कारोबार हड़प किया जाता है। ये कोयले के कारोबारियों के साथ ये सिंडिकेट का क्या नाता है? ये कोयले की कारोबारी में सिंडिकेट का क्या नाता है? ये कोयले को लूटने वालों के साथ ये सिंडिकेट का क्या नाता है? और ये सिंडिकेट लेफ्ट वालों ने चालू की और तृणमूल वालों ने उसको आगे बढ़ाया है। दोनों ने मिलकर के ये साइंटिफिक करप्शन का तरीका उन्होंने ढूंढ करके रखा है भाई। और मैंने आपको कहा था जब पिछले चुनाव में आया था कि जिन्होंने देश का कोयला भी नहीं छोड़ा उनको हम नहीं छोड़ेंगे। कहा था ना, कहा था कि नहीं कहा था? यहीं पर कहा था मैंने, इसी सभा में। आपने 2 दिन पहले देखा होगा कोयले के कारोबार में बेईमानी करने वाले कुछ लोगों को सजा भी हो गई और दंड भी हो गया, जेल पहुंच गए भाई, जेल पहुंच गए। एक के बाद अब औरों की भी बारी आने वाली है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई चलाई है और मैं जानता हूं मैं जितना ये सारी चीजों को ठीक करता हूं ना तो कुछ लोगों को जरा परेशानी ज्यादा होती है, इसलिए जरा जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि उनको पता है कि अब उनके दिन आ रहे हैं, जेल में जाने के दिन आ रहे हैं। इसलिए ये हो हल्ला चल रहा है मेरे भाइयों बहनों। ये जो विकास की आवाज नहीं सुनाई दे रही और बातों को उछाला जा रहा है, उसका मूल कारण यही है कि मुसीबत अब उनके कदमों तक पहुंचने की तैयारी कर रही है भाई। कहीं से भी जोर से आवाज सुनाई दे तो ये समझ के लेना कि मोदी ने कोई ऐसा कदम उठाया है कि बेईमान लोगों के लिए परेशानी आनी पक्की हो गई है। भाइयों बहनों, मैं आपके पास वोट मांगने आया हूं। मुझे वोट चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, मुझे वोट चाहिए नौजवानों की कमाई के लिए, मुझे वोट चाहिए बुजुर्गों की दवाई के लिए। भाइयों बहनों, मुझे वोट चाहिए अच्छी शिक्षा के लिए, मुझे वोट चाहिए लोगों की अच्छी जिंदगी के लिए, मुझे वोट चाहिए विकास के लिए। और इसलिए मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लिए आपके पास वोट मांगने आया हूं। आप पूरी तरह समर्थन कीजिए और भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। নমস্কার। আসানসোল জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা বন্ধু, পত্রকার বন্ধু এবং এই মিটিংকে সফল করার জন্য প্রশাসন